हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर बीपीएससी। हम लोग केजीएस आईएएस के टेस्ट सीरीज को बना रहे थे। ये 71st बीपीएससी के से रिलेटेड टेस्ट सीरीज है और इसमें हम लोग टेस्ट नंबर 4 को डिस्कस कर रहे थे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आ चुका था, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में 1 से 50 तक के क्वेश्चंस को देखे थे। पार्ट 2 में हम लोगों ने 51 से 100 तक क्वेश्चंस देखा था और पार्ट 3 में इस वीडियो में हम लोग 101 से लेकर 150 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। टेस्ट 4 जो है ये इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित है, ठीक है। और अच्छी प्रकृति के प्रश्न दिए गए हैं इसमें, तो इसे देखिए। इस वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस करते हैं, सभी ऑप्शंस पे चर्चा करते हैं। इसके अलावा कहीं कॉन्सेप्ट होता है तो हम लोग उसमें कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हैं। साथ ही मैप का जहाँ पे उपयोग करना होता है तो मैप की सहायता से भी प्रश्नों को डील किया जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 जो है वो कहता है, गंगे डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये केवल मीठे पानी में ही जीवित रह सकते हैं और मूलतः दृष्टिहीन होते हैं। ये बिल्कुल सही है। गंगे डॉल्फिन जो है वो केवल मीठे पानी में ही जीवित रह सकती है और ये दृष्टिहीन होते हैं। इसके अलावा स्टेटमेंट 2 जो है ये कहता है, इसे 2005 में राष्ट्रीय जल पशु घोषित किया गया था। तो ये जो है गलत है, क्योंकि ये 2005 में नहीं बल्कि 2009 में इसे जलीय पशु घोषित किया गया था। तो 1 सही है, 2 गलत है। स्टेटमेंट 3 की बात करते हैं। इसे आईयूसीएन की लाल सूची में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो ये भी सही है। इसके अलावा स्टेटमेंट 4 की बात करते हैं। यह भारत, नेपाल और बांग्लादेश की प्रमुख नदी प्रणालियों में पाई जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ये हमारा 1, 3 और 4 सही है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। जहाँ तक गंगे डॉल्फिन की बात है तो ध्यान रखेंगे कि हाल ही में गंगे डॉल्फिन की गणना भी की गई है। इसमें सबसे ज़्यादा गंगे डॉल्फिन जो है आपको उत्तर प्रदेश में पाया गया है। इसके बाद जो है सेकंड पोजीशन पे बिहार है, ठीक है। और थर्ड पोजीशन पर जो है आपको वेस्ट बंगाल है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। हाल ही में जो गंगे डॉल्फिन की गणना की गई है, राष्ट्रीय गणना, उसके अनुसार जो है ये रैंकिंग दी गई है। पहले नंबर पे यूपी, दूसरे नंबर पे बिहार और तीसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं, 102। निम्न में से पर्वत श्रृंखलाओं का उत्तर की ओर सही क्रम क्या है? ठीक है, तो उत्तर की ओर हमें दक्षिण से उत्तर की ओर सजाना है। तो ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले जो है हमें शिवालिक श्रेणी आता है, ठीक है। शिवालिक सबसे दक्षिण में अवस्थित है। इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे अगर बाकी ऑप्शंस में, तो फिर हमें जॉस्कर श्रेणी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है लद्दाख श्रेणी और सबसे उत्तर में हमें देखने के लिए मिलता है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम में केटू भी पाया जाता है, गॉडविन ऑस्टिन, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस तरीके से हमने 4, 1, 2, 3 लगाना है। 4, 1, 2, 3 अगर ढूंढते हैं, ये ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। सबसे दक्षिण में शिवालिक है, फिर हमें जॉस्कर मिलेगा, फिर लद्दाख मिलेगा और सबसे उत्तर में काराकोरम मिलेगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। 103 कहता है, भारत में बाघ संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, प्रोजेक्ट टाइगर को 1975 में एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। यह स्टेटमेंट गलत है। ये 1975 नहीं बल्कि 1973 में शुरू किया गया था। अगला स्टेटमेंट है, भारतीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना 2006 में एक गैर संवैधानिक सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। जो एनटीसीए है उसकी स्थापना 2006 में की गई थी, लेकिन यह एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, ना कि एक गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है, ठीक है। ये गैर संवैधानिक नहीं बल्कि एक वैधानिक निकाय है। वर्तमान में भारत भर में 58 बाघ अभयारण्य हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। नवीनतम जो बाघ अभयारण्य है वो मध्य प्रदेश का माधवगढ़ टाइगर रिजर्व 58वें क्रम का है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट थर्ड जो है ये सही है। हमें गलत स्टेटमेंट चुनना था, तो 1 और 2 गलत है, इसलिए उत्तर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। 104 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है? तो ध्यान देंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड जो है ये है अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड भारत, ठीक है। अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड भारत, ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने वाला यार्ड भारत के अलंग में है। यह गुजरात के भावनगर जिले में खंभात की खाड़ी में स्थित है। यह दुनिया भर के 33% से ज़्यादा
रिटायर्ड जहाज़ों को तोड़ने का काम किया जाता है। तो ध्यान देंगे कि ये अलंग शिपयार्ड ब्रेकिंग यार्ड जो है, ये गुजरात के भावनगर जिले में है, जो खंबात की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय मॉनसून के मौसम के दौरान गंगा के मैदान पर अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के उत्तर की ओर स्थानांतरित को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? ठीक है, तो ध्यान देंगे कि ये इसका उत्तर जो है ये ऑप्शन ए होगा, क्योंकि भूमि और समुद्र का विभेदक तापमान जो है, जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है लैंड और सी का, वही जो है ITCZ का उत्तर की ओर नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होने का मेन कारण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर जो है महाराष्ट्र होगा, ऑप्शन सी। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र के बाद बात करें तो सेकेंड नंबर पे जो है आपको उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर राजस्थान है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें आर्द्र भूमियों का नाम दिया गया है, साथ में राज्य का नाम दिया गया है, तो हमें इसको मिलान करना है। सबसे पहला है दीपोर बिल, तो आपको पता होगा कि दीपोर बिल जो है ये असम में पाया जाता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर पे नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। तो नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो है ये आपके गुजरात में अवस्थित है। नाल सरोवर कहाँ है? गुजरात में। तीसरे नंबर पर है सातकोशिया गॉर्ज आर्द्र भूमि। तो जहां तक सातकोशिया की बात है ये उड़ीसा में अवस्थित है। और भोज आर्द्र भूमि जो है ये जो है आपको मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो इसको अगर हम लोग सही तरीके से मिलान करेंगे तो 107 का सही उत्तर जो है आपको कौन सा होगा? ए का 2 यानी डी, ए का 2, बी का 3, तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। 108 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मॉनसून के मौसम में भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो ये सही उत्तर जो है इसका बी हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड जो है निम्न राज्यों में अगर बात करें, ठीक है, आप गौर कर सकते हैं कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और ये मानसून के दौरान भूस्खलन से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अभी ध्यान देंगे कि 2024 में केरल के वायनाड में भूस्खलन हुआ था, जहाँ पे काफी ज्यादा जानमाल का अ, हानि हुई थी। ठीक है, कस्तूरीरंगन रिपोर्ट तब चर्चा में आया था, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। करंट में ये चीजें रहती हैं, बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाने की संभावना है, तो केरल का वायनाड आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को उनकी स्थापित क्षमता के घटते क्रम के रूप में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत दिए गए हैं, हमें घटते क्रम में इसे व्यवस्थित करना है। तो आइए व्यवस्थित करते हैं। सबसे कम जो है पहले सौर ऊर्जा होगा। ठीक है, सबसे पहले होगा सौर ऊर्जा, फिर होता है पवन ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वो सबसे कम है, और फिर चौथे नंबर पे यानी सबसे ज्यादा जो है सौर ऊर्जा है। यानी सौर ऊर्जा से सबसे ज्यादा जो है भारत में नवीकरणीय ऊर्जा बनाया जा रहा है। और सबसे कम की बात करेंगे, सबसे कम, तो वो आपको बायोमास है। ठीक है, बायोमास हमें घटते क्रम में व्यवस्थित करना था। तो इस तरीके से सौर, पवन, हाइड्रो और बायोमास इस तरीके से सजाते हैं। तो सबसे पहले 3 आएगा, फिर आएगा 2, 3, 2, 1, 4। तो इस तरीके से 109 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 110 देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत वन और वृक्ष आवरण के रूप में व्यवस्थित है? तो ध्यान देंगे ये 25.17% है। इसका उत्तर जो है 110 का बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह प्रतिरूप भारत में अपने विशिष्ट स्थान के साथ सुमेलित है? तो इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्य। ये अमरकंटक पहाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अमरकंटक, जहां तक आपको आइडिया हो, अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, एक सोन है, एक नर्मदा है। ठीक है, तो अमरकंटक का नाम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तीसरा है 112वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि की विशेषता है? तो भारतीय कृषि की विशेषता की अगर बात करें तो
पहला जो है खाद्यान्न की प्रधानता, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कृषि के अंतर्गत भूमि का कम प्रतिशत, ये गलत है ना? ऐसा नहीं है, भारत में कृषि के अंतर्गत काफ़ी भूमि है। इसके अलावा जोतों का छोटा आकार और खेतों का विखंडन, ये बिल्कुल सही है, भारत में जोतों का आकार बहुत छोटा है, ठीक है? यहाँ पर भारत में जो औसत जोत का आकार है ना, वो 1.1 हेक्टेयर से भी कम है। तो समझिए कि क्या स्थिति है। इसके अलावा स्टेटमेंट 4 जो है सीमित गहन कृषि, ये भी बिल्कुल सही है, भारत में सीमित गहन कृषि होती है। तो 134 जो है हमें सही चुनना है, तो 134 सही है, इसलिए हमारा उत्तर बी होगा 134। 113 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में हाथियों की आबादी के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आपको आइडिया होगा कि ये 1992 में शुरू किया गया था। वहीं प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 में शुरू किया गया था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो याद रखेंगे ये नीलगिरी पहाड़ी में मिलते हैं, ठीक है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है वो नीलगिरी पहाड़ी में मिलते हैं, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ध्यान रखेंगे कि K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है? ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, हालांकि अभी ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। वहीं कंचनजंगा की बात करें तो ये सिक्किम में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। इसमें सूची का मिलान करना है। एक तरफ नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र दिया गया है और दूसरी तरफ इनकी अवस्थिति दी गई है, ये किस राज्य में है, तो हमें इसका मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। जहाँ तक काकड़ापाड़ा की बात है तो ये गुजरात में है, ठीक है? वहीं कुडनकुलम की बात है तो कुडनकुलम जो है ये तमिलनाडु में अवस्थित है। नरौरा की जहाँ तक बात है तो नरौरा जो है ये उत्तर प्रदेश में है और कैगा जो है ये कर्नाटक में है। तो इस तरीके से अगर आप इसका मिलान करते हैं तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी निकल के आता है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। 117 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में सौर ऊर्जा की क्षमता सबसे अधिक है? तो ये सबसे ज्यादा जो है आपको राजस्थान में है, ठीक है? राजस्थान में अगर सौर ऊर्जा की क्षमता की बात की जाए तो ये 142.3 गीगावाट है, ठीक है? दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है। पहले नंबर पे उड़ीसा राजस्थान, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर आपको मध्य प्रदेश है, ठीक है? और चौथे नंबर पे गुजरात। चलिए 118 नंबर प्रश्न देखते हैं। पालघाट गैप किन दो पहाड़ी श्रेणियों के बीच स्थित है? तो जहां तक पालघाट की बात है तो ये नीलगिरी पहाड़ियां और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। इसमें मिलान करना है। एक तरफ आपको दर्रा दिया गया है और दूसरी तरफ उसकी अवस्थिति यानी राज्य दिया गया है। आइए मिलान करते हैं। जहां तक नाथुला की बात है तो ये सिक्किम में है। रोहतांग दर्रा जो है, रोहतांग दर्रा ये आपको हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है? उसके अलावा बोमडीला की बात करेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है और जोजिला की बात करेंगे तो ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो इस तरीके से अगर आप इसका मिलान करते हैं तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होता है। क्वेश्चन नंबर 120 पे चलते हैं हम लोग। 120 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा हिमनद ग्लेशियर है? तो आपको भी आइडिया होगा इसका। सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, लंबा हिमनद ग्लेशियर है। तो सियाचिन जो है इसे आप लोग याद रखेंगे। जहां तक सियाचिन की बात है तो सियाचिन जो है ये लद्दाख में काराकोरम रेंज में स्थित सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है, जो लगभग 76 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, 76 किलोमीटर में। यह ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर दुनिया के सबसे लंबे ग्लेशियरों में से एक है। गंगोत्री ग्लेशियर भी बड़ा है। इसकी अगर हम लोग लंबाई की बात करें तो ये 30 किलोमीटर के आसपास है। जेमू ग्लेशियर की बात करें तो ये 26 किलोमीटर के आसपास है। वहीं 12 सीगरी ग्लेशियर की बात करें तो ये 28 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है? अगर तुलना करेंगे तो हमारा सियाचिन ग्लेशियर जो है ये सबसे बड़ा है, ठीक है? तो इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला 121 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रमुख रूप से उत्तर दिशा में प्रवाहित नहीं होती? ठीक है, उत्तर दिशा में प्रवाहित नहीं होती ऐसा पूछा जा रहा है। तो जहां तक चंबल की बात है ये भी कहीं ना कहीं उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है? इसके अलावा बेतवा जो है ये भी उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है और सोन भी जो है अमरकंटक से निकलकर बिहार होते हुए गंगा में मिलती है, तो ये भी उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। नर्मदा जो है
ये जो है आपको अमरकंटक से निकल कर इस तरीके से बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, तो सोन जो है ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, उत्तर की तरफ नहीं जाती, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 122 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 122 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से नदी दरार घाटी या भ्रंश से होकर प्रवाहित होती हैं। तो कौन सी नदी जो है ना वो कह रहा है कि भ्रंश से होकर बहती हैं। तो इसमें से जो है आपको नर्मदा नदी है वो भ्रंश से होकर बहती है। ये आपको सतपुड़ा और विंध्यांश क्रम के मध्य बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा और विंध्यांश क्रम के मध्य होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था स्थित है। ठीक है, कह रहा है राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान स्थित है किस शहर में। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये शहर जो है आपको पटना में है। ठीक है, 123 का बी पटना। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान NINI पटना बिहार में स्थित है। फरवरी 2004 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा स्थापित राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र के लिए पेशेवरों को प्रशिक्षण देने के लिए समर्पित प्रमुख संस्थान है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 124 पे इसमें जनजाति और उसके क्षेत्र को मिलान करना है। ठीक है, चाहिए आइए मिलान करते हैं। सबसे पहली जो है सेम्पेन जनजाति है। तो आपको आइडिया होगा कि काफी फेमस भी है ये सेम्पेन जनजाति। सेम्पेन जनजाति आपको अंडमान निकोबार में मिलती है। इसके अलावा हम लोग टोडा की बात करते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी पालतू पशुपालक जनजाति है, तमिलनाडु के नीलगिरी के क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, तो हम लोग इसे दक्षिण भारत में मिलान कर देते हैं। इसके बाद मुंडा जनजाति की बात की जाए तो मुंडा जनजाति जो है ये हमें पूर्वी भारत में मिलता है, झारखंड बिहार वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है। वहीं गड्डी की बात करें तो ये उत्तर भारत में पाया जाता है। गड्डी जो है ये अर्ध घुमंतू जनजाति है, मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप मिलान करेंगे तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी निकल के आएगा। ठीक है, 124 का बी। आइए क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है और इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो क्लियरली ये चावल है। ठीक है, चावल जो है वो भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो एक तरफ इकाइयां दी गई हैं, ठीक है, कम, और दूसरी तरफ उद्योग का नाम दिया गया है। आइए हम इसका मिलान करके देखते हैं। सबसे पहला जो है वो कह रहा है कि हमें सुमेलित नहीं है ना, हमें ऐसा ढूंढना है कि जो गलत सुमेलित है। तो ब्रजराज नगर उड़ीसा जो है ये कागज इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अलावा कैमूर बिहार जो है, ठीक है, ये कहीं न कहीं सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है, ये सही है। देखिए असल में रोहतास जाना जाता है, लेकिन कैमूर का जो बेल्ट है वो भी, वहाँ पे भी जो सीमेंट के लिए जो रॉ मटेरियल्स है ना, चूना पत्थर वगैरह, ये सब इस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, कैमूर में, इसलिए ये भी सही है। फिर हल्दिया की बात करें तो हल्दिया पश्चिम बंगाल, ये पेट्रोकेमिकल्स के लिए प्रसिद्ध है। हल्दिया में रिफाइनरी भी है, आपको आइडिया होगा इसका। फिर फूलपुर उत्तर प्रदेश जो है ये उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी सही है। तो हमें सुमेलित, गलत सुमेलित ढूंढना था, तो ऐसा हमें एक भी नहीं मिला, इसलिए इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। 127, वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। ठीक है, पहला आप लोग याद रखिएगा। भारत वैश्विक दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जो विश्व के दूध उत्पादन में 24.76% का योगदान देता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वनावरण है। ठीक है, हमें प्रतिशत के आधार पर पूछा जा रहा है, तो और इसमें केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर दिया गया है, तो ये लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप में प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा वनावरण क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, अगर केवल राज्यों की बात करता तो हमें सही उत्तर इसका मिजोरम होता, लेकिन चूंकि इसमें यूनियन टेरिटरीज को भी जोड़ दिया गया है, तो इसलिए इसका उत्तर लक्षद्वीप है। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं। ये समझ लीजिए कि लक्षद्वीप जो है ना उसका कुल 91% भाग जो है ना उस पे वन क्षेत्र पाया जाता है। इसके बाद मिजोरम आता है जिसपे 85% भाग पर जो है आपको वन क्षेत्र पाया जाता है। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके 81% क्षेत्र पर वन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। पाकिस्तान सीमा पर
भारत के निम्नलिखित महत्वपूर्ण सीमावर्ती शहरों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। आइए, उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से लेकर साउथ, इस तरीके से हमें व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले कौन-सा होगा। सबसे पहले जो है आपको जम्मू मिलेगा, ठीक है? सबसे पहले जम्मू मिलता है, फिर हमें मिलता है जम्मू के बाद अमृतसर, ठीक है? अमृतसर, फिर हमें मिलता है बाड़मेर, ठीक है? और फिर चौथे नंबर पे हमें कच्छ मिलेगा। तो जम्मू जो है ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में पड़ता है, अमृतसर जो है ये पंजाब में अवस्थित है, बाड़मेर जो है आपको राजस्थान में है और कच्छ जो है ये गुजरात में है। तो इस तरीके से अगर सजाते हैं तो हमें ऑप्शन ए इसका सही उत्तर निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं हम लोग। 130 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिरती है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है यानी पूर्व से निकलकर और इधर की तरफ इस तरीके से बहते हुए आती हो और पश्चिम में अरब सागर में मिल जाती हो। तो सबसे पहले नर्मदा इसका सही उत्तर है, तापी भी होगा, गोदावरी नहीं होगा, ठीक है? साबरमती भी जो है आपको पश्चिम की तरफ आती है, माही नदी भी पश्चिम की तरफ आती है, महानदी इसमें पूरब की तरफ जाती है। तो हमें गोदावरी और महानदी को छाँट देना यानी 3 और 6 इसका नहीं होगा। देखिए इसमें भी 3 है, इसे काट देते हैं, ठीक है? इसमें 6 है, इसे काट देते हैं, उपर्युक्त सभी तो होगा ही नहीं, इसलिए हमारा सही उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा। हम लोग इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड लगा के जब प्रश्नों का सॉल्व करते हैं, तो बहुत आसानी से बड़े-बड़े प्रश्नों के सटीकता से और बहुत आसानी से उत्तर निकल के आ जाता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 131 पे आते हैं हम लोग। भारत के इस्पात संयंत्रों और सहयोगी देश के संबंध में प्रश्न दिया गया है और हमें निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो आइए मिलान करते हैं। सबसे पहले जो है भिलाई के बारे में बात की गई है। तो भिलाई जो है ये रूस की सहायता से लगाया गया था, ठीक है? रूस ने भलाई की थी, ठीक है? ये बिल्कुल सही है। राउरकेला जर्मनी की सहायता से लगाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। दुर्गापुर जो है ये आपको यूनाइटेड किंगडम की सहायता से लगाया गया है, ये भी सही है। और बोकारो जो है वो रूस की सहायता से लगाया गया है, ये भी सही है। इस तरीके से हमें अगर सही उत्तर ढूँढना हो तो 1 2 3 4 सभी सही है, इसलिए हमारा सभी 4 जो है इसका सही उत्तर होगा। 132 नंबर प्रश्न देखते हैं। 132 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन-सा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है? सबसे पूर्वी बिंदु की बात करेंगे तो ये कबीथू है जो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। वहीं इंदिरा पॉइंट की बात करें तो ये सबसे दक्षिणी बिंदु है। सर क्रीक की बात करें तो ये सबसे पश्चिमी, सबसे वेस्ट में मिलता है, ठीक है? और किबीथू जो है ये सबसे पूर्वी है। सबसे उत्तरी की बात करें, सबसे नॉर्थ में तो आपको इंदिरा कोल जो है जम्मू कश्मीर में अवस्थित, वो सबसे उत्तर में आपको पाया जाता है। इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। भारत में शीतलहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। पहला स्टेटमेंट है उत्तर पश्चिम एशिया में अपेक्षाकृत उच्च दाब की का विस्तारित क्षेत्र बनने से भारत में शीतलहर का निर्माण होता है। 133 का स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल सही है, ऐसा सच में होता है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है राजस्थान शीतलहर के प्रति सर्वाधिक सुभेद्य राज्य है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है? क्यों? क्योंकि सबसे सुभेद्य राज्यों की अगर बात करें तो इसमें आपको पंजाब का क्षेत्र आता है, हरियाणा, दिल्ली का क्षेत्र आता है, ठीक है? तो इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। हमें सही उत्तर ढूँढना था तो स्टेटमेंट केवल 1 जो है इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 134 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 134 कहता है निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो इसका सही उत्तर जो होगा आपको धनसिरी और डिक्रोंग होगा। ओरसंग जो है ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है। तो हमारा सही उत्तर जो है 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ठीक है? जहाँ तक ओरसंग की बात है तो ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं बल्कि गुजरात की में जो नर्मदा है वहाँ पे इसकी सहायक नदी है। तो ओरसंग जो है ये नर्मदा की सहायक नदी है। धनसी, डिक्रोंग, ठीक है? इसके अलावा लोहित, दिबांग, सुबनसिरी, धनसिरी, कोपली, तिस्ता, सियांग, कामेंग, मानस, जलढाका, ठीक है? गदाधर, ये सभी नदियाँ जो हैं ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है और ओरसंग जो है ये नर्मदा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 135 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे फुटलूज उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है?
सबसे पहले फुटलूज उद्योग क्यों होता है, क्या होता है तो वो समझिए। फुटलूज उद्योग वे हैं जो कहीं भी स्थित हो सकते हैं क्योंकि वे कच्चे माल के स्रोत, बाजारों या भारी बुनियादी ढांचों से बंधे नहीं होते। वे आमतौर पर हल्के, उच्च मूल्य वाले इनपुट का उपयोग करते हैं और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए परिवहन लागत भी कम होती है। तो फुटलूज उद्योग आप समझ चुके होंगे। आइए देखते हैं कि कौन सा जो है फुटलूज उद्योग में आएगा। तो देखिए, मोबाइल विनिर्माण की जहाँ तक बात करें तो ये आपको फुटलूज़ उद्योग में आ सकता है। हीरे की कटाई ये भी आ सकता है। देखिए, हीरे का कटाई की बात कर रहा है। हीरा अगर हम ले जाते हैं फिर उसको आसानी से कहीं भी काटा जा सकता है। चीनी मिल की बात करें तो ये फुटलूज़ उद्योग में नहीं आएगा क्योंकि चीनी जो है वो आपको अ, गन्ने से बनता है, ठीक है? और गन्ना जो है वो आपको काली मिट्टी में अधिक अच्छे प्रकार की होती है, ठीक है? इसलिए आप गौर करेंगे कि गन्ने का और ये जो चीनी मिलें हैं, ये मुख्य रूप से पश्चिमी राज्यों में, गुजरात वगैरह में ज़्यादा अवस्थित हैं, गुजरात, महाराष्ट्र में। तो चीनी मिलें जो हैं, ये हमें फुटलूज उद्योग में नहीं मिलेगा, इसलिए हमें 3 को एलिमिनेट कर देना है। 1, 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। भारत में जनसंख्या प्रतिरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, जनगणना 2011 में ग्रामीण भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, ठीक है? स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि उपर्युक्त में स्टेटमेंट 2 कह रहा है जनगणना 2001 और 2011 के बीच जनगणना शहरों की संख्या में कमी आई है। तो स्टेटमेंट 2 जो है ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है? तो हमें सही ढूँढना है तो केवल 1 जो है इसका सही उत्तर होगा। 137 देखते हैं। भारत में कोयला भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, कठोर कोयले के भंडार मुख्यतः देश के पूर्वी और दक्षिणी मध्य भागों तक ही सीमित हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कठोर कोयले के भंडार जो हैं वो मुख्य रूप से देश के पूर्वी और दक्षिणी भागों तक ही सीमित हैं। स्टेटमेंट 2 है, तमिलनाडु में मध्य प्रदेश से अधिक लिग्नाइट भंडार है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है? लिग्नाइट जो है कोयला का ही एक रूप है। स्टेटमेंट 3 है, झारखंड में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार मौजूद है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। भंडार की बात करें तो झारखंड में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार मौजूद है। तो हमें गलत ढूँढना है, हमें तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसमें से कोई भी नहीं इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 138 पे चलते हैं। 138 जो है कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन-सा या से पलायन के लिए आकर्षक कारक हैं। देखिए, अपकर्षक कारक बोल रहा है, अपकर्षक। देखिए, पलायन जो होता है, ठीक है, उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर, ठीक है? तो हमें यहाँ पर पूछ रहा है अपकर्षक कारक, तो ध्यान देंगे कि उच्च गरीबी ये नहीं होगा, शैक्षिक बुनियादी ढांचे का अभाव ये भी नहीं होगा, रोजगार के विविध अवसर ये हो सकता है, ठीक है? रोजगार के विविध अवसर जो है ना, ये कहीं न कहीं लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है? अपकर्ष करते हैं, पुल करते हैं, ठीक है? खींचते हैं। तो रोजगार का विविध अवसर होगा इसका, लघु एवं सीमांत कृषि, भूमि जोत ये नहीं होगा। तो 1, 2 और 4 नहीं होगा। हमें पूछा जा रहा है कि कौन-सा होगा, इसलिए केवल 3 जो है ये हमारा पुल फैक्टर निकल के आता है, ठीक है? पलायन जो होता है उसका पुल और पुश फैक्टर इसे आप लोग देख लेंगे। इसमें पुल फैक्टर पूछा जा रहा था, ठीक है? कौन-सा फैक्टर जो है पलायन के लिए खींचता है, तो रोजगार के विविध अवसर जो हैं, ये कुशल कामगारों को अपनी तरफ खींचते हैं। 139 की बात करते हैं, कह रहा है भारत के दक्कन प्रायद्वीपीय जैव भौगोलिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। हमें दक्कन प्रायद्वीप जैव भौगोलिक क्षेत्र की वन को पता करना है, ठीक है? दक्कन प्रायद्वीप के क्षेत्र का। तो इस क्षेत्र में आपको शुष्क पर्णपाती वन मिलेंगे, कुछ क्षेत्र में आपको कांटेदार वन भी मिलते हैं, फिर अर्ध सदाबहार वन भी मिलते हैं कुछ क्षेत्र में, ठीक है? इसके अलावा शुष्क सदाबहार वन भी मिलते हैं कुछ क्षेत्र में। अल्पाइन वन इस क्षेत्र में नहीं मिलता है क्योंकि अल्पाइन वन जो है ना उच्च भूमि पर पाया जाता है, ज़्यादा हाइट पे पाया जाता है, ठीक है? ये आपको हिमालयी क्षेत्रों में मिलेगा। तो 5 को अगर हम एलिमिनेट कर दें तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, ठीक है? अब बचता है 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1 जो है इसे देखना है। तो शुष्क पर्णपाती वन बिल्कुल दक्कन के क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए हमारा सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा।
एलिमिनेशन मेथड अगर अप्लाई करेंगे तो हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। 140 नंबर प्रश्न देखते हैं। 140 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भूकंप क्षेत्र 5 के अंतर्गत आता है, जो उच्च जोखिम को दर्शाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 है कि दक्कन का पठार भूकंप क्षेत्र 2 के अंतर्गत आता है, जो भूकंप के लिए सबसे कम संवेदनशील है। ये स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए सही उत्तर ढूंढना है। तो 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए उत्तर सही इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 141 पे चलते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित निम्नलिखित तटीय शहरों को उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से साउथ इस क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। ठीक है, पश्चिमी तट के कुछ शहर दिए गए, हमें इसे सजाना है। तो सबसे पहले अगर सबसे उत्तर की बात करें तो सबसे पहले हमारा पोरबंदर आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा दीव, फिर आएगा मुंबई और फिर आएगा कोच्चि। तो 1432 को सजाएंगे, 1432 हमारा बी जो है सही उत्तर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 142 पे चलते हैं। 142 कहता है, पूर्वी तटीय मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी तटीय मैदान, इसकी विशेषता है कि यहाँ गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियां द्वारा बनाए गए विशाल डेल्टा पाए जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। पूर्वी तट पर जो है आपको गोदावरी और कृष्णा नदी द्वारा बनाए गए डेल्टा पाए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, पश्चिमी तट मैदान की तुलना में इसका महाद्वीपीय शिल्प अधिक संकीर्ण है। संकीर्ण नहीं है, बल्कि ये तो और अधिक चौड़ा है। ठीक है, तो इसको आप गलत कह सकते हैं। स्टेटमेंट 2 गलत है। तो इसका सही उत्तर जो हमें सही ढूंढना है, तो केवल एक जो है इसका सही होगा, ऑप्शन ए 142 का ए सही उत्तर होगा। 143 देखते हैं। 143 कह रहा है कि पूर्वांचल पहाड़ियां किस प्रमुख पर्वत प्रणालियों के मुड़ने का परिणाम है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो है आपको हिमालय पर्वत श्रेणी के मुड़ने से ही जो है पूर्वांचल की पहाड़ियां बनी हैं। ठीक है, सही उत्तर सी हो जाएगा। जहाँ तक पूर्वांचल की कुछ पहाड़ियों की बात करेंगे तो इसमें आपको ये पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड जैसे राज्यों में पाई जाती हैं। इनमें पटकाई भूम, नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ियाँ जैसी श्रेणियाँ शामिल हैं। 144 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मृदा के प्रकार और उसकी प्रमुख फसल से सुमेलित नहीं है। ठीक है, हमें गलत ढूंढना है। काली मिट्टी में कपास होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए लाल मृदा की बात करते हैं। तो लाल मृदा में मूंगफली होती है कि नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये भी बिल्कुल सही है, लाल मृदा में मूंगफली होती है। लेटराइट मिट्टी में चाय होता है, ये भी बिल्कुल सही है। जलोढ़ मृदा में कॉफी होता है। देखिए, जलोढ़ मृदा में कॉफी नहीं होता है। ठीक है, कॉफी जो है ये आपको कर्नाटक के क्षेत्र में पाया जाता है और जलोढ़ मृदा इसके लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, जलोढ़ मृदा आपको नॉर्थ इंडिया में मुख्य रूप से पाया जाता है। गंगा, ब्रह्मपुत्रा और जो सिंधु नदी है, इसके डेल्टा, इसके जो बेसिन्स हैं, इसमें आपको जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती हैं। इसलिए सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो पश्चिमी घाट से नहीं निकलने वाली नदी की अगर बात करें तो इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा महानदी। ठीक है, महानदी जो है ये आपको रायपुर छत्तीसगढ़ के आसपास से ही निकलती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ रायपुर जिले के सिहवा के पास दंडकारण्य पठार से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। 146 नंबर प्रश्न कहता है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील को बंगाल की खाड़ी के किस भू आकृति द्वारा पृथक किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सैंड बार। ठीक है, सैंड बार भू आकृति है जिसके द्वारा चिल्का लेक जो है उसको बंगाल की खाड़ी से अलग किया जाता है, या अलग होता है। 147 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित दंडकारण्य क्षेत्र वर्तमान में किन दो प्रमुख राज्यों में फैला हुआ है। तो दंडकारण्य क्षेत्र जो है वो आपको छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फैला हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य पाया जाता है। 148 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो आरावली पर्वत श्रृंखला जो है भारत की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है। ठीक है, ये लगभग 1.2 बिलियन या आज से 4.5 बिलियन वर्ष पहले बने थे। क्वेश्चन, अच्छा, इसका अरावली का अगर हम लोग फैलाव की बात करें तो ये आपको राजस्थान से दिल्ली तक मिलता है। हिमालय की बात कीजिएगा तो ये आपको जम्मू कश्मीर से लेकर यानी नंगा पर्वत से नामचा वारवा तक मिलता है, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक।
विंध्यांचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में है, गुजरात मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। और सतपुड़ा की बात करें तो ये विंध्यांचल पर्वतमाला से के जस्ट नीचे अवस्थित है, ठीक है। विंध्यांचल और सतपुड़ा के बीच से नर्मदा नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं, 139 नंबर प्रश्न। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें प्रमुख झरने दिए गए हैं और ये झरने किन नदियों पर अवस्थित हैं, इसका मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। जोग फॉल की बात करेंगे तो ये सारावती नदी पर अवस्थित है, ठीक है। और जोग फॉल किस राज्य में अवस्थित है, तो ध्यान दीजिएगा ये कर्नाटक में अवस्थित है। धुआंधार की बात करेंगे तो ये नर्मदा मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इसके बाद होगेनकल जलप्रपात जो है ये आपको तमिलनाडु में अवस्थित है, ठीक है। और ये कावेरी नदी पर बना हुआ है, कावेरी नदी द्वारा बनाया जाता है। तो अंत में जो है चित्रकूट बचता है, ये इंद्रावती नदी बना हुआ है और ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो चित्रकूट जलप्रपात है इसे भारत का नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है। तो अगर इस प्रकार से आप मिलान करते हैं तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं और ये आज का अंतिम प्रश्न भी है। प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी भूवैज्ञानिक संरचना लेट प्लीस्टोसीन काल के दुर्लभ तटीय टीलों की प्रणाली है जो प्राचीन समुद्र स्तर में बदलाव और प्रागैतिहासिक मानव गतिविधियों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर जो होगा आपको एरामेटी-डिबालू होगा, ठीक है। एरामेटी-डिबालू एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एरामेटी-डिबालू जो है ये आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम और भीमुनिपत्तनम के बीच स्थित है और यह एक दुर्लभ लाल रेतीला टीला की संरचना है जो करीब 18,500 से 20,000 साल पहले लेट प्लीस्टोसीन काल में बनी थी। यह जगह पुराने समुद्री स्तर में बदलावों को कारण को समझने में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अंतिम हिमयुग के दौरान बंगाल की खाड़ी में विस्तार होने और इसके पीछे हटने के प्रमाण प्रस्तुत करता है। यहाँ से उच्च पुरापाषाण और नवपाषाण काल के मानव जीवन के प्रमाण मिले हैं, जैसे पत्थर, औजार और मिट्टी के बर्तन। तो इस तरीके से 150 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर है एरामेटी-डिबालू, ठीक है। ये किस राज्य में अवस्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने खान जीएस एकेडमी जो है GC, इसका टेस्ट संख्या 4 हम लोगों ने पूरा बनाया है। ये इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित था। इसके लिए 3 वीडियोस बनाए गए थे, टेस्ट संख्या 4 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ठीक है। इस वीडियो को आप देखें बार बार। इसके अलावा आप अगर एक्सप्लेनेशन के लिए अगर PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको सभी टेस्ट का PDF मिलेगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स के PDF भी उसमें मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें शामिल हो जाइए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टेस्ट के साथ। धन्यवाद।